का आधार है। आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इक्विटी के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। इस बारे में भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17, अ चाइल्ड इन अ क्लासरूम फेसेस कॉन्टिन्यूअल चैलेंज, यानी लगातार बच्चे को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी गणित के ऑपरेशंस 2+2 में उसको दिक्कत होती है। मैथ्स से रिलेटेड चीजों में उसको डर लगता है, फोबिया हो गया है मैथ्स का, ठीक है, सामना करना पड़ता है। इसकी वजह क्या हो सकती है भैया? मैथ्स में दिक्कत क्या ऑटिज्म कहलाती है? जी नहीं, ऑटिज्म में तो बच्चा बार बार रेपिटेटिव बिहेवियर करता है ना, और भी ऐसे बहुत सारे बिहेवियर हैं, रेपिटेटिव एक्शंस करेगा। इसके अलावा जो उसका ब्रेन है वो ठीक ठाक होता है, और भी इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है। आप बताएंगे कमेंट करके, बताओ जरा ऑटिस्टिक बच्चे के बारे में बताओ फटाफट। बैठी हो, बता नहीं रही हो? ऑटिस्टिक बच्चे के लक्षण बताओ। इमोशंस खत्म, रोबोट होता है? हाँ, उनमें इमोशंस नहीं होते। अच्छा, मतलब इमोशनली ठीक नहीं है। और बताओ बेसिकली सोशली ठीक से बिहेव नहीं करते, स्टीरियोटाइपिकल बिहेवियर करते हैं। बताओ जरा, बताओ, आ जाओ बता दो। ये हमारे यहाँ स्पेशल एजुकेटर बैठे हैं, ये बताएंगे। हाँ, उनका बिहेवियर इश्यूज होता है, करते हैं अपना, इमोशंस का होता है, ठीक है, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, और हाँ ठीक है, हाँ, ज्यादा सोशल नहीं हो पाते, सोशली मतलब गैदरिंग में या इंटरेक्शन में उनको दिक्कत होती है, और अगर आसपास सराउंडिंग में कुछ भी चेंज होता है तो भी वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, और अगर हम बात करें तो बार बार सेम चीज रिपीट करते हैं, चाहे वो बोलने में हो चाहे वो एक्टिविटीज में हो। स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर उसको कहते हैं, ठीक है। डिसकैलकुलिया यानी गणित। तुम सो गई थी? यहाँ बैठ के सोने आती हो तुम? पोल लगाते लगाते सो जाती हो? गणितीय वैफल्य कहते हैं उसको, डिसकैलकुलिया। मतलब हम ये कहेंगे मैथ्स की जो दिक्कत है वो ऑटिज्म में नहीं है, वो कैलकुलेशन की दिक्कत है अगर, तो इसको हम डिसकैलकुलिया कहेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दर्द हो तो बता दीजिए। हो बहुत बढ़िया। हाँ, खुद में खोया रहता है, कह सकते हो, हाँ कह सकते हो। अगर हम बात करें डिस्ग्राफिया की, तो ग्राफिया है राइटिंग, ग्राफिया क्या है? राइटिंग, ठीक। डिसलेक्सिया है रीडिंग, डिसलेक्सिया है रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक। ऑटिज्म के आपको कई लक्षण हमने बता ही दिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, जवाब दीजिएगा इससे पहले कि हम पानी पिए। आज लाइव देखना, क्या कह रहे हो? मजा आ रहा है दशहरा पे पढ़ के? कैसा लग रहा है बताओ? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दुनिया मजे कर रही होगी, आप पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा होगा आपको। आज मेरे 4 गलत हो गए, दुख हो रहा है। कोई बात नहीं श्वेता, पेपर में नहीं होने चाहिए, है ना, मेन मुद्दा वो है, बाकी तो सब ठीक है, चल जाएगा। कौन है मैम आपके साथ? निशा है, स्वीकृति, निशा। हमारे जीवन में और क्या है, ऐसे ही लोग हैं, इन्हीं को झेल रहे हैं हम, और ये हमें झेल रहे हैं। देखिए एक बार, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर द एजुकेशन ऑफ अ स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट विद इन एन इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन, यानी कौन सा तरीका हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के लिए, यानी जिस बच्चे को श्रवण दोष है, जिसको सुनने में दिक्कत है, उसके लिए ठीक नहीं है। कौन सा तरीका? भाई अगर आपको सुनने में दिक्कत है और आपको कोई सुनने के लिए ही कहे तो दिक्कत हो जाएगी, कुछ दिखाने की बात करो, ठीक है ना। हाँ, अंतरा करके कोई तो सीरियल आता था, सही बात है। देखिएगा, यूज ऑफ सबटाइटल्स विच वाइल स्क्रीनिंग वीडियोस और मूवीज, ये तो बात सही है भाई, जिस बच्चे को सुनने में दिक्कत है तो उसको सुन के ठीक से समझ नहीं आएगी मूवी, तो अगर वो सबटाइटल लिखे होंगे तो वो पढ़ लेगा वहां पे, अच्छी बात है। यूज ऑफ एक्सप्रेसिव बॉडी मूवमेंट्स एंड जेस्चर्स इन टीचिंग, अगर मैं एक बड़े की बात कर रही हूँ तो बड़ा जब मैं ऐसे जेस्चर्स में दिखाऊंगी तो जिस बच्चे को सुना नहीं भी होगा तब भी उसको समझ में आ जाएगा एटलीस्ट, तो जेस्चर्स जरूरी है, एक्सप्रेशन जरूरी है। सप्लीमेंटिंग ओरल कम्युनिकेशन विद टेक्सुअल और विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये बात सही है कि आप सिर्फ जो टेक्सुअल कम्युनिकेशन है उसको विजुअल के साथ भी रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है ना। अब जो ये डी ऑप्शन है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, रिलायंस ऑन वर्बलाइजेशन एज प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना, ये कहते हैं कि जब ये आपकी समझदारी नहीं है, मतलब जिस बच्चे को सुनने में दिक्कत है उस पे आप रिलायंस किस पे है, आपका पूरा जोर किस पे है, आप किस पे निर्भर है? वर्बलाइजेशन पे। मतलब आपकी क्लास में कोई तरीका नहीं है, ना कोई पिक्चर दिखाई जाती है, ना कोई टेक्सचुअल फॉर्मेट है, ना कुछ है, बस आप कह रहे हैं सुन के ही सीखना है, हम तो लिखवाएंगे भी नहीं आज से, तुमको बस सुनाएंगे ही, और जिसको सुनने में दिक्कत है उसको अगर सुनाओगे ही तो ये तो बेवकूफी हो जाएगी, आप बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं। तो ये डी ऑप्शन है, और यही है कि गलत कौन सा है, वो है डी, और यही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था,
ठीक, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब आपको 3 ऑप्शन से ये भी सीखना था कि क्या क्या आप कर सकते हैं। क्या आप सबटाइटल दे सकते हैं, आप टेक्सचुअल मटेरियल का, विजुअल प्रिंटेड मटेरियल का यूज कर सकते हैं, है ना। तो आपने ये भी सीखा साथ में कि ये आप कर सकते हैं, और ये भी सीखा कि क्या आपको नहीं करना है। तो एक क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है, ठीक है ना। उदय सर की क्लास लगवाएंगे कृष्णमूर्ति। उदय सर बहुत दिनों से मुझे ही नहीं मिले हैं, पता नहीं कहाँ हैं वो आजकल, है ना, शादी की तैयारियों में बिजी होंगे। देखिएगा एक बार, मजा आ रहा है ना, बस हाँ मजा आना चाहिए। देखो सीखने में मजा जरूरी है। आपकी इंग्लिश की क्लास चलाएंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें सीटिंग अरेंजमेंट्स डन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड क्लास, किसके बारे में बात हो रही है? डीप सीटेड टीचर प्रेजुडिसेस अबाउट डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, यानी आपके अंदर एज अ टीचर बिल्कुल गहरी बैठी हुई चीजें हैं। क्या है आपके अंदर? प्रेजुडिसेस हैं, यानी पूर्वाग्रह है, स्टीरियोटाइप्स हैं आपके दिमाग में। कैन ऑफन बी रिवील्ड थ्रू एन एनालिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम, यानी अगर एक टीचर जो है वो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के प्रति बायस है, पूर्वाग्रह रखता है, तो किस चीज से पता लगेगा? उसके किस व्यवहार से। सीटिंग अरेंजमेंट्स डन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, यानी अगर उसकी क्लास में बच्चों को जेंडर के बेसिस पे लड़कियों को अलग बिठाया गया है, कास्ट के बेसिस पे अलग ग्रुप बनवा दिया है, क्लास यानी कौन अमीर घर से है, कौन गरीब है, कौन मिडिल क्लास है, स्ट्रेटा के बेसिस पे अगर अलग से बनवाया गया है, इसका मतलब बहुत ही खराब शिक्षक है, यानी उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है पूर्वाग्रह, यानी स्टीरियोटाइप, यानी प्रेजुडिस। वो पानी लेने भी उन बच्चों को भेजेंगे जो ऊंची जाति के होंगे, है ना। तो इससे पता चलेगा कि कैसे दिमाग में प्रेजुडिसेस भरे हुए हैं। और हमें एज अ टीचर, वैसे तो एज अ ह्यूमन बीइंग भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि प्रेजुडिसेस ना रख पाए जाति और किसी भी आधार पे, बट अगर आप पर्सनल लेवल पे रखते भी हैं तो कृपया बच्चों के साथ ये ना करें, स्कूल में जाकर के, है ना। देखिए बी ऑप्शन, एनकरेजमेंट ऑफ मास्टरी ओरिएंटेड मोटिवेशनल स्टाइल बाय द टीचर, ये तो अच्छी बात है, मास्टरी ओरिएंटेड बनाएं आप, रीजनेबल एकोमोडेशंस करें उन बच्चों के लिए जहां दिक्कत है उनको, एग्जामिन रेजिस्ट एंड चैलेंज, जहां उनको दिक्कत हो रही है उस तरफ आप उनको लेकर के जाएं, ठीक है ना। लेकिन ए ऑप्शन गलत है और वही सही है, क्योंकि गलत ही पूछा है कि स्टीरियोटाइप को बढ़ावा या प्रेजुडिसेस को बढ़ावा किस एक चीज से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा एक बार, क्रिएटिविटी की बात हो रही है। क्रिएटिविटी इन अ क्लासरूम कैन बी एनकरेज्ड बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, यानी रचनात्मकता, यानी कुछ नया करना जो है किस चीज को बढ़ावा देगा, यानी सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। बताइएगा एक बार, विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करें ताकि वो कुछ नया करें, कुछ क्रिएटिव करें, कुछ डिफरेंट करें, कुछ नोवल करें, कुछ ओरिजिनल करें, है ना। बताइएगा फटाफट से। मनोज व्लॉग नहीं देखते हो तभी नहीं पता आपको। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें तो क्रिएटिविटी के लिए ज्वाइन स्पेशल अचीवमेंट सेक्शंस, यानी उपलब्धि वर्ग में। नहीं, जरूरी नहीं जिनके नंबर ज्यादा आ रहे हैं वो क्रिएटिव हैं, तो वहां ले जाके भी क्या फायदा होगा। एनकरेजिंग ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग, ये बात बिल्कुल सही है कि मौलिक विचार, कुछ नए, कुछ डिफरेंट, जिसमें कुछ डिफरेंट हो, क्रिएटिविटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग लगे, ये सही है। फिर आता है सी ऑप्शन, डेवलपिंग गुड टेस्ट टेकिंग स्किल्स। नहीं, लर्निंग कन्वर्जेंट तो उल्टा होता है, कन्वर्जेंट तो इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है, कन्वर्जेंट थिंकिंग एज पर जेपी गिलफर्ड, और डाइवर्जेंट थिंकिंग है क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई। अब सारी सोच की जरूरत पड़ती है क्रिएटिविटी में, ना कि अभिसारी की। तो डी तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, 9 क्वेश्चन और हैं आपके, 9 क्वेश्चंस। अच्छा लग रहा होगा आपको, थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ रहा होगा, अब क्वेश्चंस थोड़े अच्छे तरीके से पूछे जाने लगे हैं। कॉग्निटिव एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी संज्ञानात्मक सहभागिता बच्चों की विद इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, ऐसा क्लासरूम जहां पे बच्चे एक्टिवली सीख रहे हो, कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, किस चीज से हम बच्चों को कंस्ट्रक्टिव यानी एक्टिव बना सकते हैं सीखने में, उनका संज्ञानात्मक पक्ष मजबूत हो जिससे, ठीक है ना। ये कौन व्यक्ति है जो हमें इतनी रात को मेल कर रहा है पढ़ने की जगह? आई एम न्यू स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग योर क्लास। कौन है? दीपक यार टी। हम इनको मेल बाद में करेंगे क्योंकि अभी हम क्लास ले लें जरा। देखिएगा, अगर हम बात करें बी ऑप्शन की कह रहे हैं ज्यादातर लोग, तो कॉग्निटिव एंगेजमेंट यानी संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता, यानी बच्चे अपने दिमाग से, अपनी थिंकिंग, अपनी रीजनिंग, अपनी इमेजिनेशन, अपनी मेमोरी, अपना परसेप्शन, अपनी डिसीजन मेकिंग, अपने लॉजिक के साथ अगर समझें तो उसके लिए क्या जरूरी है? बच्चों की अब बात करना आपस में बिल्कुल सही है, डिस्कशन से संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा। इमोशंस भी जरूरी हैं एक व्यक्ति के, एक टीचर के भी। पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, हाँ बच्चों में अच्छे सकारात्मक रिश्ते होने चाहिए। एक्सटर्नली इम्पोज्ड डिसिप्लिन बिल्कुल भी सही नहीं है कि बाहर से आपने इम्पोज कर दिया डिसिप्लिन तो वो खुल के बात ही नहीं कर पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन की बात होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में थोड़ा बहुत शोर नॉर्मल है, थोड़ी बहुत बातचीत
की एक्टिविटी होना नॉर्मल है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी को हटा देंगे क्योंकि वो नेगेटिव है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिएगा 22वां सवाल आपके सामने क्या कहता है, द